नमस्ते दोस्तों, आज हम द जू 2015 का चौथा हिस्सा समझाने जा रहे हैं। अगर आप पिछले हिस्से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स देखें। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस सीरीज का चौथा हिस्सा रेडन ग्लोबल के ऑफिस से शुरू होता है, जहां मिच देखता है कि डेलावन भी वहां है और वो मदर सेल क्लेटन को देने में हिचकिचाता है। डेलावन भी मिच को देख लेता है और तेजी से उसकी ओर दौड़ता है। ये देखकर मिच मदर सेल को वापस अपने थैले में डालता है और अपनी बेटी की दवाइयां लेकर कमरे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेटन आपातकाल बटन दबाता है और दरवाजा बंद कर देता है। निकले की हड़बड़ी में मिच एक कुर्सी उठाता है, दरवाजे का शीशा तोड़ता है और बाहर भाग जाता है। क्लेटन और डेलावन उसका पीछा करते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। वो इमारत की सुरक्षा को भी मिच की तलाश करने को कहते हैं, लेकिन मिच किसी तरह सुरक्षा से छिप जाता है और आपातकालीन दरवाजे से बाहर निकलकर भाग जाता है। दृश्य न्यूयॉर्क की ओर जाता है, जहां एक वरिष्ठ एफबीआई एजेंट रोनी को एजेंट बेन की हत्या की खबर मिलती है। बेन उसका पसंदीदा एजेंट था और वो उसे अपने बेटे जैसा मानता था। उसकी मौत से रोनी बहुत दुखी होता है और बदला लेने का फैसला करता है। उसे जेमी और बेन का एक वीडियो मिलता है और उसे शक होता है कि जेमी ने उसे मारा होगा। अगले दृश्य में मिच अपने समूह के पास लौटता है और डेलावन और मदर सेल को अपनी बेटी के लिए दवाइयों से बदलने की कोशिश के बारे में सब बताता है। सब उसकी आलोचना करते हैं और अपनी बेटी के लिए दुनिया को खतरे में डालने के लिए उसे छोटा समझते हैं। मिच ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और समूह से कहता है कि वो डेलावन से बचने पर ध्यान दें। क्लोई हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि डेलावन रेडन ग्लोबल के लिए काम करता है। इसी दौरान उसे अपने डीजीएसी सहकर्मी का फोन आता है, जो बताता है कि एफबीआई ने उसके और जैमी के खिलाफ वारंट जारी किया है और उनकी तलाश कर रही है। जब क्लोई फोन पर बात कर रही होती है, मिच समूह को बताता है कि वो मदर सेल से जानवरों का इलाज बना सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक ऐसा जानवर चाहिए जो मदर सेल के बिना बदला हो। यह सुनकर जैक्सन कहता है कि ऐसा जानवर ढूंढना नामुमकिन है, क्योंकि सभी बदले हुए जानवर मदर सेल के संपर्क में आए हैं। बाद में क्लोई समूह के पास लौटती है और बताती है कि एफबीआई उसकी और जेमी की तलाश कर रही है। मिच सोचता है कि अब खेल खत्म हो गया, लेकिन जैक्सन उसे हिम्मत रखने को कहता है और मिशन जारी रखने को बोलता है। इसके बाद अब्राहम सबके लिए नया मोबाइल फोन खरीदता है और सुझाव देता है कि वो अब छिपकर और सावधानी से रहें। लेकिन जैक्सन इसके उलट सोचता है और कहता है कि डरने की बजाय उन्हें हर मुश्किल के खिलाफ लड़ना चाहिए। वो कहता है कि भले ही उनकी टीम बनाने वाले ने उन्हें धोखा दिया, फिर भी उन्हें दुनिया को इस खतरे से बचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो जेमी से पूछता है कि क्या उसके कुछ दोस्त हैं जो मदर सेल की खबर को अखबार में छाप सकते हैं। जब जेमी हाँ कहती है तो वो उसे अपने सहकर्मी से संपर्क करने को कहता है और अब्राहम और मिच से क्लेमेंटाइन को दवाइयां देने जाने को कहता है। फिर जैक्सन क्लो के साथ चला जाता है और कहता है कि उसके पास उनके लिए एक योजना है। अगले दृश्य में डेलावन क्लेटन से बहस करता है, क्योंकि उसने उसे पहले मदर सेल के बारे में नहीं बताया। क्लेटन भी कहता है कि उसे नहीं पता था कि समूह उनकी अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। गुस्से में क्लेटन डेलावन से कहता है कि वो अपनी गड़बड़ साफ करे और उसे उसके घर के सामने छोड़ देता है। इसके बाद डेलावन अपने घर जाता है और हैरान हो जाता है जब उसे जैक्सन और क्लो अपने घर में इंतजार करते दिखते हैं। क्लोई डेलावन के पास जाती है और उसे सहयोग करने को कहती है ताकि वो जानवरों की बीमारी का इलाज ढूंढ सकें, लेकिन डेलावन मना कर देता है। वो कहता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो रेडन ग्लोबल पर कई मुकदमे होंगे और कंपनी दिवालिया हो जाएगी। जैक्सन उससे कहता है कि उन्हें लोगों के लिए काम करना चाहिए और इस गड़बड़ से बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए, लेकिन डेलावन कहता है कि वो तभी मदद करेगा अगर वो उसे मदर सेल दे दें। जैक्सन और क्लोई मदर सेल देने से मना कर देते हैं और उसके घर से चले जाते हैं। इधर जेमी अपने दोस्त विल्सन को फोन करती है और उसे कहीं छिपकर मिलने को कहती है। वो उसे बताती है कि उसके पास बहुत नाजुक खबर है। जेमी की गंभीर आवाज सुनकर विल्सन मिलने को तैयार हो जाता है। बाद में जेमी, क्लोई और जैक्सन एक बार में बैठे हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां रेडन ग्लोबल के खाने की आपूर्ति से जानवर प्रभावित नहीं हुए। वो एक नक्शा लेते हैं और उन इलाकों को चिन्हित करते हैं जहां जानवरों के हिंसक व्यवहार की कोई खबर नहीं है। उसी समय अब्राहम और मिच क्लेमेंटाइन के घर के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन देखते हैं कि घर बाहर से ताला लगा है। हैरानी से वो देखते हैं कि घर के बाहर बिजली के तारों पर ढेर सारे पक्षी बैठे हैं और अजीब आवाज कर रहे हैं। मिच तुरंत ऑड्रा को फोन करता है और पूछता है
कि वो कहाँ है। ऑड्रा डरी हुई लगती है और बताती है कि वो क्लेमेंटाइन के साथ पास के पार्क में है, जहां पक्षी लोगों पर हमला कर रहे हैं। ये सुनकर मिच तुरंत एब्राहम से पार्क की ओर गाड़ी चलाने को कहता है। सौभाग्य से जब ऑड्रा और क्लेमेंटाइन पर आक्रामक पक्षियों का झुंड हमला कर रहा होता है, एब्राहम और मिच वहां पानी की बंदूक लेकर पहुंचते हैं। पक्षियों को भगाकर वो परिवार को बचा लेते हैं। अगले दृश्य में जेमी, क्लोई और जैक्सन विल्सन से एक फैक्ट्री गोदाम में मिलते हैं और जानवरों के व्यवहार में बदलाव और इसके कारण रेडन ग्लोबल के बारे में बात करते हैं। समूह विल्सन को अपनी सारी खोज बताता है और उससे इस खबर को छापने को कहता है। बदकिस्मती से जब वो बात कर रहे होते हैं, रॉनी वहां पहुंच जाता है और क्लोई पर बंदूक तान देता है। क्लोई उसे बताती है कि बेन रेडन ग्लोबल के लिए काम करता था और उसकी सहकर्मी ने आत्मरक्षा में उसे गोली मारी थी, लेकिन रॉनी उसकी बात मानने के मूड में नहीं है। मौका देखकर जैक्सन लकड़ी के ढेर को धक्का देता है, जो रॉनी पर गिर जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इससे उन्हें वहां से भागने का समय मिल जाता है। इसके बाद मिच और पूरा समूह ऑड्रा के घर इकट्ठा होता है और भविष्य की योजनाएं बनाता है। मिच सुझाव देता है कि ऑड्रा और क्लेमेंटाइन को घर छोड़कर जस्टिन के माता पिता के पास चले जाना चाहिए। इस दौरान वो क्लेमेंटाइन की गुड़िया देखता है और उसे जैक्सन द्वारा दिखाए गए रॉबर्ट की खोज याद आती है, जो बड़े बिल्लियों के बारे में थी। बिना समय गंवाए वो जैक्सन के पास जाता है और सुझाव देता है कि उसके पिता शायद उनके जैसे ही इलाज ढूंढ रहे होंगे। वो बाकी समूह से कहता है कि वो ऐसी जगहें पता करें जहां तेंदुए हों और जानवरों की आक्रामकता के कोई संकेत न हो। हैरानी से उन्हें जाम्बिया नाम की जगह मिलती है, जहां जानवरों के हिंसक व्यवहार की कोई खबर नहीं है। वो समझ जाते हैं कि उन्हें आखिरकार इस बीमारी के इलाज की सुई मिल गई है। तुरंत समूह गाड़ी से जाम्बिया के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में जरूरी सामान खरीदने का फैसला करता है। अगले दृश्य में समूह एक छोटी दुकान पर रुकता है और अपने लिए खाना खरीदता है। मिच सबको बताता है कि उसे तेंदुए की कोशिकाओं को ठीक करने और मदर सेल के साथ मिलाने के लिए एक खास मशीन चाहिए, जिसे इलेक्ट्रोपोरेटर कहते हैं। वो ये भी कहता है कि ये मशीन किसी छोटी दुकान पर नहीं मिलेगी, उन्हें किसी अस्पताल की शोध लैब या क्लिनिक में जाना होगा। इसके बाद समूह फ्लोरिडा जाने का फैसला करता है, लेकिन पुलिस उनकी तलाश कर रही है, इसलिए जैक्सन पानी के रास्ते से अफ्रीका वापस जाने का फैसला करता है। ये सुनकर एब्राहम जैक्सन से पूछता है कि क्या वो रे की मदद के बारे में सोच रहा है। जब जैक्सन हाँ कहता है तो वो सबको बताता है कि रे एक बुरा सपना है। बाद में जैक्सन, अब्राहम और क्लो समुद्र तट के एक डेक पर पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि 3 लोग रे को पीट रहे हैं। जब अब्राहम पूछता है कि रे ने क्या किया, तो उनमें से एक कहता है कि उसने उनकी बाल्टी से 200 पाउंड झींगे छोड़े और ये उसने महीने में 4थी बार किया। वो रे को तब तक मारते हैं जब तक उसके मुंह से खून नहीं निकलता और उसे चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। इसके बाद रे खुद को क्लोई से रेमंड के रूप में मिलवाता है और पूछता है कि वो उसके पुराने दोस्तों के साथ क्यों है। जैक्सन उसे बताता है कि उन्हें बिना किसी सरकारी निगरानी के अफ्रीका जाना है। ये सुनकर रे उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में एक एहसान मांगता है। वो जैक्सन और उसके समूह से कहता है कि वो रात को क्लियर वाटर जू में सेंध लगाकर कुछ जानवरों को छुड़ाने में उसकी मदद करें। दृश्य बदलता है। क्लोई और समूह अपने होटल के कमरे में हैं। वो चर्चा कर रहे हैं कि रे के साथ मिलकर काम करना चाहिए या नहीं। क्लोई को पता चलता है कि रे और उसके साथियों का समूह फ्री एनिमल्स मिलिशिया कहलाता है। जैक्सन मानता है कि रे भरोसेमंद नहीं है, लेकिन यह भी कहता है कि उनके पास देश से जल्दी निकलने का और कोई बेहतर रास्ता नहीं है। तभी अब्राहम दूसरे कमरे में जाता है और टीवी पर खबरें देखता है। वो हैरान हो जाता है जब रॉनी को प्रेस से बात करते और उनकी तस्वीरें दिखाते हुए देखता है। रॉनी उन्हें FBI एजेंट बेन की हत्या का अपराधी बताता है। अब्राहम तुरंत बाकी समूह को बुलाता है और उन्हें खबर दिखाता है। ये देखकर जैक्सन कहता है कि अब उनके पकड़े जाने की संभावना 4 गुना बढ़ गई है और अब रे उनकी एकमात्र उम्मीद है। अगले दृश्य में क्लोई और समूह रे और उसकी सहकर्मी अनीसा के साथ एक गोदाम में बात कर रहे हैं। वो जू में सेंध लगाकर जानवरों को छुड़ाने की योजना बनाते हैं। रे सुझाव देता है कि जब मिच जू की लैब से इलेक्ट्रोपोरेटर लेने जाए, तब उसका समूह और बाकी लोग जानवरों को ट्रक में ला देंगे। लेकिन जैक्सन कहता है कि योजना को चुपके से अंजाम देना चाहिए ताकि सरकारी लोग उनके पीछे न पड़ें। इसके बाद जेमी क्लियर वाटर जू के एक तकनीशियन से बात करती है और CCTV कैमरों तक पहुंच मांगती है। वो खुद को जू का शोधकर्ता बताती है। हैरानी से वो तकनीशियन को डराकर उससे CCTV कैमरों के लॉगिन विवरण ले लेती है। पहुंच मिलने के बाद जेमी समूह को बताती है कि वो उनके साथ संपर्क में रहेगी।
और स्थिति के बारे में बताती रहेगी। अगर सुरक्षा को उनकी योजना का पता चले तो वो उन्हें आगाह करेगी। अगले दृश्य में रे और उसका समूह क्लोई और उसके दल के साथ सिवाय जेमी के क्लियर वाटर जू पहुंचते हैं और सेंध लगाने की तैयारी करते हैं। मास्क पहनकर वो अलार्म सिस्टम बंद करते हैं और जू में घुस जाते हैं। मिच और क्लोई इलेक्ट्रोपोरेटर लेने जाते हैं, जबकि जैक्सन और बाकी लोग रे के साथ जानवरों को छुड़ाने में जुट जाते हैं। वो झेबरा, ऊंट, एक बड़ी जंगली बिल्ली वगैरह को ट्रक में लादना शुरू करते हैं। सौभाग्य से मिच और क्लोई को इलेक्ट्रोपोरेटर मिल जाता है और वो ट्रक में लौट आते हैं। अचानक सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखने के बाद जेमी जैक्सन से संपर्क करती है और बताती है कि सुरक्षा गार्ड उनकी ओर आ रहे हैं। वो सुझाव देती है कि वो जल्द से जल्द जू छोड़ दें। ये सुनकर जैक्सन अनीसा से योजना रद्द करने और जाने को कहता है, लेकिन अनीसा मना कर देती है और पूरा दल सुरक्षा गार्डों से घिर जाता है। घबराहट में रे एक रिवॉल्वर निकालता है और गार्डों पर गोली चलाता है। गार्ड भी जवाबी गोलीबारी करते हैं। गोलीबारी में रे के समूह का एक सदस्य कोडी मौके पर मर जाता है। बाकी समूह जख्मी रे और जानवरों के साथ ट्रक में भागने में कामयाब हो जाता है। बाद में समूह गोदाम पहुंचता है और रे के सीने से गोली निकालने के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स ढूंढने लगता है। मिच भरोसा दिलाता है कि वो ये कर सकता है और जेमी से उसकी मदद करने को कहता है। उधर एब्राहम अनीसा से पूछता है कि रे ने अफ्रीका भागने के लिए जो हवाई जहाज का इंतजाम किया था उसका क्या हुआ। पहले तो अनीसा जवाब देने में हिचकिचाती है, लेकिन जब एब्राहम जोर देता है तो वो बताती है कि रे ही पायलट है और अब वो भाग नहीं सकते। हैरानी से एब्राहम उसे बताता है कि वो भी हवाई जहाज उड़ा सकता है और उसे हवाई जहाज तक ले चलने को मनाता है। कुछ देर बाद मिच रे के सीने से गोली निकालने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि रे ठीक हो जाएगा। एब्राहम और अनीसा हवाई अड्डे की ओर जाते हैं। रास्ते में एब्राहम उसे बताता है कि रे ने पहले कई बार उन्हें परेशान किया है। ये सुनकर अनीसा सोचती है कि सिर्फ रे ही नहीं, जैक्सन भी मुश्किलों का कारण हो सकता है, क्योंकि वो रे की बनाई हर मुश्किल स्थिति में शामिल था। अगले दृश्य में जैक्सन और क्लो गोदाम के बाहर बात कर रहे हैं। अचानक उन्हें ट्रक के अंदर जानवरों की हिंसक आवाजें और अजीब शोर सुनाई देता है। दोनों ट्रक में घुसते हैं और देखते हैं कि पहले एक बड़ी जंगली बिल्ली ने शोर किया और फिर बाकी जानवरों ने उसका पीछा किया। जब जैक्सन मिच को ट्रक में देखी गई बात बताता है तो मिच अनुमान लगाता है कि जानवरों का आक्रामक स्वभाव एक दूसरे में फैल सकता है, जैसे इंसानों में उबासी फैलती है। ये सुनकर जैक्सन को अपने पिता की पुरानी थ्योरी आरसी याद आती है। वो बताता है कि आक्रामक व्यवहार एक चिंगारी की तरह है। जब जानवर दूसरों को ऐसा करते देखते हैं तो वो उत्तेजित हो जाते हैं और ये तेजी से फैलकर बड़ा आग का गोला बन जाता है, जो विनाश का संकेत देता है। वो हैरान हो जाते हैं कि शिकारी जानवर आपस में दोस्ताना हैं, लेकिन इंसानों के खिलाफ दुश्मनी रखते हैं। अगली सुबह अनीसा एब्राहम को कार्गो हवाई जहाज के पास ले जाती है और उसे दिखाती है। एब्राहम तुरंत जैक्सन को फोन करता है और जल्द से जल्द हवाई अड्डे पहुंचने को कहता है। ये सुनकर समूह जाने की तैयारी करता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि बेहोश रे का क्या करें। आखिरकार वो रे को पीछे छोड़कर हवाई अड्डे जाने का फैसला करते हैं। जब वो जा रहे होते हैं, रे होश में आ जाता है और उन पर बंदूक तान देता है। वो उन्हें जबरदस्ती जानवरों के साथ हवाई अड्डे ले जाने को कहता है। कोई और रास्ता न होने पर समूह मान जाता है और ट्रक में बैठ जाता है। हवाई अड्डे के रास्ते में जानवर अजीब व्यवहार करने लगते हैं और फिर से हिंसक हो जाते हैं। वो ट्रक का पिछला दरवाजा तोड़ देते हैं और हाईवे पर हंगामा मचा देते हैं। मजबूरन मिच हवाई अड्डे के पास ट्रक रोक देता है और समूह अपने हवाई जहाज की ओर दौड़ने लगता है। बदकिस्मती से रॉनी भी वहां दूसरी पुलिस के साथ पहुंच जाता है और उनका पीछा करने लगता है। समूह कामयाबी से हवाई जहाज में चढ़ जाता है, लेकिन जब रॉनी समूह पर बंदूक तानता है तो अनीसा उसे रोकने के लिए गोली चलाने की कोशिश करती है। अनीसा को रोकने के लिए क्लोई उसे पकड़ लेती है और दोनों कार्गो हवाई जहाज से रनवे पर गिर जाते हैं। हवाई जहाज उड़ जाता है और दोनों को वहां छोड़ देता है। रॉनी उनके पास आता है। एपिसोड खत्म होता है जब रॉनी अनीसा को पुलिस वालों को सौंप देता है और क्लो को अपने साथ ले जाता है। यहाँ इस सीरीज का चौथा हिस्सा खत्म होता है। अगर आप 5वां हिस्सा देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया तो हमारे चैनल मूवी टेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।